देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इस्तेहकाम, धांधली और हुकूमत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। गुजरे 1.5 साल से पाकिस्तान में अगर कोई चीज जाने का नाम नहीं ले रही, अपनी जगह से 1 इंच हिलने का नाम नहीं ले रही और मुसलसल डेरा डालकर बैठी है, तो वो है अदम इस्तेहकाम। यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है, मौशी अदम इस्तेहकाम है और माशरती अदम इस्तेहकाम है, और इस अदम इस्तेहकाम में वक्त के साथ इजाफा ही हुआ है। इस मुल्क में सियासी इंतकाम, मौशी तजुर्बात, माशरती तकसीम, नफरत और अदम बर्दाश्त की दौड़ लगी रही। कोई अपनी चलती हुकूमतें गिरा कर इलेक्शन मांगता रहा और कोई इलेक्शन न करवाने के फैसले पर सांप बनकर बैठा रहा। 2 सूबे 1 साल और वफाक 6 माह से निगरानों के रहमो करम पर रहे और आखिरकार इस मुल्क में सबको इलेक्शन मिल गए। नून लीग को मरकज और पंजाब मिल गया, पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा मिल गया और पीपल्स पार्टी को सिंध और बलूचिस्तान मिल गया। तो अब हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि खुदारा अब इस मुल्क को इस्तेहकाम दो। मुस्लिम लीग नून के बकौल उन्होंने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत दाव पर लगाई, तो अब उनको इसका सिला मिल गया है। नून लीग की मुश्किलात कम ही नहीं बिल्कुल खत्म हो गई हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आकर सियासत में दोबारा प्लस हो गए हैं। उन्होंने अपने मंशूर में कौम से पाकिस्तान को नवाज देने की बात की थी, चलें थोड़ा ही सही, लेकिन जब अवाम ने उनको नवाज दिया तो उन्होंने आगे से पाकिस्तान को शहबाज दे दिया। तो अब हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि खुदारा इस मुल्क को इस्तेहकाम दो। पाकिस्तान मौशी मुश्किलात से 2-4 है। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी का सुकून छीन लिया है। कर्जों की मईशत ने हमें बैरूनी कुव्वतों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर कर रखा है। IMF के एक प्रोग्राम से हम निकलते नहीं कि दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। तो बानी PTI IMF को खत लिखकर मईशत को मजीद डेंट देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में मईशत पुकार रही है कि खुदारा अब इस मुल्क को इस्तेहकाम दो। हमारी सियासत जो कभी बातचीत का नाम होती थी, अब सिर्फ लड़ाई बन गई है। PTI ने सियासी गलतियां की तो बाकी जमातों ने मौके का फायदा उठाया और अपने इख्तिलाफ भुलाकर इकट्ठी हो गई। सियासत में तशद्दुद और इंतहा पसंदी आ गई। सियासी जातियात तक हमारी सियासत चली गई है। सियासी इख्तिलाफात झगड़ों में बदल गए हैं। दूसरों के सियासी नजरियात बर्दाश्त करने का कल्चर खत्म हो गया है। सिर्फ अपनी जमात और अपना ही लीडर दुरुस्त होने का प्रचार होने लगा। बर्दाश्त और रवादारी की जगह सियासी इंतकाम ने ले ली है। अब इलेक्शन हो चुका, सियासी तौर पे तकसीम शुदा अवाम ने मैंडेट भी सब में तकसीम कर दिया है। तो अब जो जिसका मैंडेट है ना, उसको मान लेना वक्त का तकाजा है। लेकिन अभी भी एक जमात को सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनने में मुश्किलात है। तो ऐसे में सियासत भी पुकार रही है कि खुदारा अब इस मुल्क को इस्तेहकाम दो। हमारे माशरे की बुनियादों को तकसीम की बला हड़प कर गई है। यहाँ इंसान इंसान का दुश्मन बना बैठा है। किसी चीज पर किसी का इत्तेफाक नहीं, उम्मीद खत्म हो रही है तो मायूसियां डेरे डाल रही हैं। ऐसे में ये माशरा भी पुकार रहा है कि खुदारा अब इस मुल्क को इस्तेहकाम दो। तो क्या हमारे ये मुंतखब नुमाइंदे और तमाम हुकूमतें मिलकर इस मुल्क को इस्तेहकाम दे सकेंगी? आज के प्रोग्राम में बाकी इशूज के साथ इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज ढामरा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में खुर्रम शेर जमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर, आपने NA 54 से इलेक्शन लड़ा और आप जीते, तो आपके मुकाबले में तो ये बड़े बड़े पहलवान मौजूद थे, चौधरी निसार, गुलाम सरवर खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद उम्मीदवार अजरा मसूद, तो इन सबको कैसे हरा दिया आपने? हल्के की अवाम की ताकत अगर आपके साथ हो और हल्के की अवाम अगर आपके साथ हो तो आप बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स, जिस तरह आपने जिन दोनों के नाम लिए, चौधरी निसार अली खान और गुलाम सरवर खान, ये दोनों मेरे सियासी हरीफ थे और अजरा भी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हल्के की अवाम ने एतमाद किया। अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने जब एतमाद किया तो अवाम ने फिर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो हल्के की अवाम थी, यानी कि उन्होंने, आपकी बात से ये समझा जाए कि नून लीग को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चौधरी निसार को, गुलाम सरवर खान को, सबको मुस्तरद कर दिया। लेकिन ये लोग भी तो आपके हल्के की अवाम से कनेक्टेड होंगे ना, या राब्ता नहीं था? देखें, ये दोनों शख्सियात, इनकी जब आप बात करते हैं तो ये दोनों 35 साल से यहाँ पे इस हल्के में सियासत कर रहे हैं। और इन्होंने बिलखुसूस इन दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों ने बारियां लगाई हुई थी कि एक कहता था कि एक का तोड़ मैं हूँ, दूसरा कहता था दूसरे का तोड़ मैं हूँ। और इसी तरह जो है जिस पार्टी में भी ये लोग रहे, जहां रहे, इन्होंने एक दूसरे को सेल आउट किया इसी चीज पे। जब मेरा बाय इलेक्शन था 2018 का अक्टूबर का,
तो उसके बाद एक फ्रेश फेस था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फेस मैं था। गो के मैंने ये इलेक्शन इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट किया, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पार्टी के विंग्स मेरे साथ थे। और नहीं, लेकिन जो नून लीग है वो तो गुलाम सरवर खान को सपोर्ट कर रही थी ना यहाँ पे, IPP को अपना तो उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया, इसलिए आपको आजाद लड़ना पड़ा। तो क्या इसका मतलब ये समझे कि नून लीग को भी मुस्तरद किया इस हल्के में अवाम ने? नहीं, नून लीग को मुस्तरद तो नहीं मैं कहूंगा, बिकॉज मेरे एक विंग पे जो है नून लीग के कैंडिडेट PP 12 में कामयाब हुए हैं। और ये जनरली आई थिंक कंटेस्टेंट्स को देखा गया है कि कंटेस्टेंट्स खुद जो हैं, अवाम ने खुद मवाजना किया है कि कैंडिडेट खुद जो हैं वो कितने कोई अवाम के साथ मुखलिस हैं, या उनका जो एक नैरेटिव है वो क्या है। अब आपने दोबारा नून लीग को ज्वाइन किया है, आजाद हैसियत में आपने इलेक्शन लड़ा, पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया आपको? इस हल्के में पारस सीट एडजस्टमेंट हुई थी और इस हल्के को खाली छोड़ा गया था। सीट एडजस्टमेंट के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ये क्लैरिफाई जरूर करूंगा कि सीट एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या दीगर पार्टी का कोई वर्कर या लीडर आके जिसने टीवी पे कहा हो कि सीट एडजस्टमेंट वाले हलकों में आप इन लोगों को वोट करें, वो हल्का खाली छोड़ा गया और हल्के को के ऊपर टिकट नहीं दिया गया। तो गलत फैसला हुआ ना फिर ये। देखें, आप समझते हैं कि नून लीग ने जहां जहां समझौते किए वहां उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है, पूरा फैसलाबाद इनके हाथ से निकल गया, सरगोदा देख लें, गुजरावाला देखें, पक्की नशिस्तें अपनी ये हार गए, तो कोई तो वजह होगी ना, जाहिर है। देखें, पार्टी ने बड़ा काम किया, कैंडिडेट्स को महीना डेढ़ लगा के इंटरव्यूज भी किए, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक ये एक फूड फॉर थॉट है कि अगले इलेक्शन में जाने से पहले हमें देखना होगा कि कैंडिडेट्स किस तरह के बेवफाई के बदले जो वफा का वादा कर लिया था उसको पूरा किया, तो जाहिर है फिर डेंट लगा, नुकसान हुआ और इनको ये भुगतना पड़ा। लेकिन सर, चौधरी निसार अली खान आपके हल्के में जो थे ना, वो ये धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं 2018 का इलेक्शन, यानी कि जो लास्ट था इलेक्शन, वो इसलिए हारा चूंकि मैं उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हुआ, और अब इलेक्शन इसलिए हार गया कि नून लीग में शामिल नहीं हुआ। वो कहते हैं ये जो मुबारकबादें ले रहे हैं ना जीतने की, इनको शर्म आनी चाहिए। ये चौधरी निसार अली खान के अल्फाज। वो दोनों हल्कों से देखें कंटेस्ट किया है, NA54 से भी, और जिस हल्के से मैं अल्हम्दुलिल्लाह विन किया हूँ NA54 से, उसमें भी वहां पे उन्होंने कंटेस्ट किया। पिछले 2018 के जनरल इलेक्शन में उन्होंने आज़ाद हैसियत से कंटेस्ट किया और तकरीबन 60,000 वोट उनको पड़े, और लेबल उन पे यही था कि ये नून लीग के शायद कैंडिडेट हैं, और नून लीग ने यहाँ पे किसी आम से वर्कर को जो है टिकट दे दिया है। लेकिन उसी के 2 महीने बाद बाय इलेक्शन होता है, और बाय इलेक्शन में कंटेस्ट करता हूं और मैं तकरीबन 50,000 वोट लेता हूं। उनका मियां साहब से ताल्लुक बिल्कुल क्या खराब हो गया है, मतलब बिल्कुल ताल्लुक नहीं रहा 30 साल तक, तो वो भी मियां साहब के साथ रहे। देखिए, अब वो कहते हैं कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बोझ नहीं उठा सकते, तो पार्टी के साथ ही सारी बहारें थी और पार्टी के साथ ही सारे मामलात थे। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं और फर्द वाहिद होने की वजह से मैंने ही सब कुछ किया और मेरी वजह से सब कुछ था, तो ये गलत तासुर है। तो अब धांधली का क्या हल है? वो कमिश्नर रावलपिंडी का भी जो बयान था वो भी मुकर गए, उससे हट गए पीछे। वो इस इलेक्शन में जो NA54 का है, मेरे हल्के से उनके तकरीबन 19,000 वोट्स हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि अवाम ने उनको रिजेक्ट किया, उनकी तो जमानत भी जब्त हुई है। 19,000 चौधरी निसार के? जी। अच्छा, जो लिखा हुआ इलेक्शन कमीशन में 10,024 वोट लिए उन्होंने? नहीं, उनके 19,000 वोट हैं, और जो गुलाम सरवर खान के वोट हैं, ये फॉर्म 45 पे ये नहीं है जो आप बता रहे हैं ना, ये 10,024 वोट हैं। नहीं, आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है उस पे फॉर्म पे लिखा हुआ है कि 19,000 समथिंग वोट हैं। आई थिंक वो कोई टाइपोग्राफिकल एरर होगा। 19,000 वोट्स हैं उनके NA54 में, और आई थिंक 40,000 समथिंग उनके जो हैं वो NA53 में है, जो मेरी नजर से गुजरा है सोशल मीडिया। राइट। खुर्रम शेर ज़मान साहब, ये जो धांधली की बात हो रही है, तो ये मसला आपके ख्याल में कैसे हल हो सकता है? क्या जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए इसके ऊपर? मसला तो हल वही करेंगे जिन्होंने मसला पैदा किया है। देखिए, अगर आप इंसाफ नहीं देंगे और जो कैंडिडेट जीते हैं उनको उनका राइट नहीं देंगे, तो फिर हालात तो बेहतर नहीं होंगे। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर अवाम का सपोर्ट आपके पास नहीं होगा तो आपकी जमहूरियत चलेगी कैसे, आपकी इकॉनमी कैसे चलेगी? देखिए, भारत हालात ये हैं आजकल। नहीं सर, हालात पे आने से पहले खुर्रम शेर ज़मान साहब देखें, अगर आप कह रहे हैं कि धांधली होनी चाहिए, अगर आप कहते हैं दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए, तो आपको इस धांधली को साबित भी तो करना पड़ेगा ना, ये भी तो जरूरी है ना। इलेक्शन कमीशन पे आपको एतमाद नहीं है, तो कोई और कमीशन ये काम कर सकता है आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ ना कि सबसे पहले हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन में जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारे 10 दिन जाया किए, और 10 दिन जाया करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि आप ट्राइब्यूनल्स में जाएं। अब आप देखेंगे हमारे मुल्क के अंदर जो ट्राइब्यूनल्स का जो एक पास्ट रहा है, जो एक रिकॉर्ड रहा है, वो क्या रहा है? 3-3, 4-4, 5-5 साल तक जो है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं, वो ऐसे धक्के खाते रहते हैं। अब अगर आप एग्जाम्पल लें मेरे वोट का, तो मैंने जो है 79,000 प्लस वोट्स लिए हो। मेरे सामने पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग जो हैं, उन्होंने 19,000 वोट लिए हैं। उनके पास फॉर्म 40 मौजूद नहीं है। अगर यही नाइंसाफियां होंगी
तो आप पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं? करने वालों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर अवाम के मैंडेट को छीना जाएगा तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता आपकी इकॉनमी बेहतर हो। लिहाजा देखिए हमारे पास चॉइसेस क्या बची हैं? हमारे पास सेकंड चॉइस ये कि हम ट्राइब्यूनल के अंदर जाएं और उसके साथ हम एहतजाज करें। तो एहतजाजों की सियासत ये चलती रहेगी तो मुल्क आगे तो नहीं बढ़ेगा। एहतजाजों की सियासत चलती रहेगी तो आपको पता है कि इस्तेहकाम कैसे आएगा? पहले ये मुझे बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं कि कौमी असेंबली में आपकी कितनी नशिस्तें हैं जो आपने जीती हैं? 150 हैं या 180 हैं? देखिए हमारी 90 सीटें वो हैं जो हम क्लेम कर रहे हैं, जिसके हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। अगर जो सियासी जमातें जीती हैं उनके पास अगर फॉर्म 45 मौजूद हैं तो वो दिखा दें, हमारे पास तो मौजूद हैं। अब अगर मैं आपको कराची का एग्जाम्पल दूं पारस, 19 सीटें हम कराची के अंदर जीते हैं। एमक्यूएम जो है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 एनए की सीट तो दूर की बात है पारस, वो पीएस की सीट भी नहीं जीते हैं। प्रोविंशियल असेंबली की एमक्यूएम कराची में एक सीट भी नहीं जीती है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर्म 47 का रिजल्ट जो हमें आरओ ने दिया है उसमें एमक्यूएम ने, फारूक सत्तार ने मेरे हलके में एनए 241 में 450 वोट लिए हैं। 450 वोट। अब आप मुझे बताओ, और जो मिर्जा अख्तियार बेग हैं उनको उन्होंने 54,000 वोट दिए और मेरे वोट जो उन्होंने 48,000 कर दिए। ठीक है। तो जंगल का कानून बना हुआ है, जो जिसके दिल में आए कर रहा है। कोई धांधली के इल्जाम हमने नहीं लगाए। साहब फिर वही धांधली, जंगल का कानून, बात ही तो आप कर रहे हैं सर, लेकिन तकरीरों से या बयानात से तो मसला हल नहीं होगा ना। मुझे ये बताइए कि फिर साबित कहाँ होगा, साबित कैसे करेंगे? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सिर्फ आपकी कौमी असेंबली में 92 सीटें हैं, आपके लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारी 180 नशिस्तें हैं। तो वो जो 88 नशिस्तें हैं जो आपसे छीनी गई हैं, ये बताइए अभी तक कितने आपके लोग हैं, कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने ये मुतल्लका फोरम के ऊपर ये शिकायत की है? आप अगर फॉर्म 45 की बात करते हैं, दूसरी साइड वाला भी फॉर्म 45 ही दिखा रहा है, वो भी उसी की बात कर रहा है। अच्छा देखिए मैं पारस आपको बताऊं कि दूसरी जो पार्टी है उनके पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हो तो वो जाएं अदालत में जाके। अब मुझे एक बात बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फैसला क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन अगर ये समझता है कि तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार ठीक थे या गलत थे तो उन्होंने फैसला क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल के अंदर क्यों भेज दिया? अदालत ने तो भेजा था ना इलेक्शन कमीशन में। मसला यहाँ पे आपका सवाल वैलिड है, लेकिन सर आपके 35 या 37 लोग हैं जो गए हैं इलेक्शन कमीशन में, तो बाकी जो आपके कोई 53 या 51 बनते हैं वो क्यों नहीं गए शिकायत लेकर? क्यों बैठे हुए हैं अपने हलकों में? मेरे ख्याल में मैं आपको बताऊं कि 55 जो हैं वो जा चुके हैं और बाकी जो हैं वो भी मैं समझ रहा हूँ कि कुछ दिनों में चले जाएंगे। का डाटा जो है ना वो ये 31 लोग गए हैं सर शिकायत लेके। देखिए 22 तो खाली कराची से गए ना, आप अंदाजा लगा लें कि 22 कराची से गए, 19 कराची से गए और 2 जो है हैदराबाद से गए। तो ये 21 तो ये हो गए, तो फिर 35 कैसे हो सकता है? सो लिहाजा देखें, मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मुल्क के हालात ठीक करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो इंसाफ है वो फराहम करना है। मैंडेट की चोरी तो कबूल नहीं होगी ना। अब देखिए कुछ दिन पहले सर एक सेकंड, ये जो मैंडेट की चोरी है कि नून लीग को जिताने के लिए की गई है, क्योंकि सवाल ये उठता है ना कि खैबर पख्तूनख्वा, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, यहाँ पे धांधली क्यों नहीं हो सकी? लाहौर में लतीफ खोसा साहब कैसे जीत गए सर? जहाँ पे आप हारे हैं कैसे वही धांधली हुई है? कहता हूँ ना, देखिए मैं आपको छोटी सी बात कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज से 2 दिन पहले एक ट्वीट करा, उनके ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने जो है धांधली करके इलेक्शन जीता है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने फॉर्म 45 अपने जितने भी हैं वो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू जो है उन्होंने पोस्ट कर दिए। अब सवाल ये, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि क्या कराची के अंदर फॉर एग्जाम्पल जहां से मैंने इलेक्शन लड़ा है, क्या मिर्जा इख्तियार बेग अपने फॉर्म 45 दे सकते हैं? हम तो 3 सियासी जमात के फॉर्म 45 दे रहे हैं ना, कि मेरे पास मेरा भी है, मेरे पास टीएलपी का भी है, मेरे पास जमात इस्लामी का भी है, लेकिन यहाँ पे मेरे हल्के में पीपल्स पार्टी खाली अपना लेके घूम रही है, वो भी उनके पास पूरा नहीं है। बस आप शिकायत लेकर जाए ना, फिर ये अब हल क्या है? आपने क्या करना है? इसी तरह एहतजाज करना है, ऐवान को नहीं चलने देना आपने, क्योंकि आपके अक्सर लोग कह रहे हैं हम लोग अलग से मैंडेट खींच लेंगे अपना। तो क्या पैगाम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्या करना है आप? देखें, हम लड़ाई झगड़े की सियासत करना नहीं चाहते हैं। जो पुरअमन एहतजाज जो हमारा आइन में हक है वो हम उसको इस्तेमाल करेंगे और अदालतों के अंदर भी जाएंगे। इलेक्शन कमीशन वापस जाना पड़ा तो वहां पर भी जाएंगे। जो भी फोरम हमारे पास अवेलेबल होगा उसमें हम इनको चैलेंज करेंगे और हमारे पास चॉइस किया, हमने कोई आग थोड़ी लगा देनी है। हम तो जो अवेलेबल फोरम्स है उसी में जाना है। लेकिन देखें, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि इस बात का एहसास करें कि यहाँ पे लोग परेशान हैं, यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। तो चीफ जस्टिस साहब भी इसमें कोई ऐसा सो मोटो नोटिस लेना कि अगर उन्होंने खामोश रहना है तो यहाँ पे जो है। राइट सर, आपके ख्याल में क्या धांधली के मसले का हल है? आप समझते हैं जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए?
देखिए जी, मैं सबसे पहले तो रिस्पॉन्ड करूंगा कि सब पहली जो एग्जांपल है वो कासिम सूरी साहब की एग्जांपल है। ये लोग लीगल रिकोर्स जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे। ये कहते हैं हम हाई कोर्ट चले गए, हमारी मर्जी पे जज साहिबान ने फैसले नहीं दिए, हमें इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया। हम इलेक्शन कमीशन गए तो वहां पे इलेक्शन कमीशन में जो लीगल रिकोर्स था उसको अडॉप्ट करने के बाद उसके बाद वो उन्होंने ट्राइब्यूनल हमें भेज दिया। तो क्या आइन और कानून में और इलेक्शन एक्ट 2017 में ये चीज लिखी नहीं है कि जो एक रिकोर्स आपको प्रोवाइड किया गया है उस रिकोर्स के तहत, उसी कानून के तहत, उसी आइन के तहत जो है इन्होंने उसी एक सिस्टमैटिकली जो है उस चीज को अप्रोच करना है और अडॉप्ट करना है, जो कि किया भी हुआ है। लेकिन ये धांधली का सिर्फ चक्कर ये है कि जहां से ये जीते हैं वहां पे धांधली नहीं हुई, जिस तरह आपने जिक्र किया, और जहां से नहीं जीते वहां से कहते हैं जी धांधली हो गई। ये पता नहीं कहां से ये सीटें बना के बैठे हैं कि 180 सीटें हमारी हैं और हमसे चोरी हो गई और 92 सीटें अभी हैं। तो हमने तो दावत भी इनको दी थी, हमने कहा था कि 92 सीटें हैं, आपकी ज्यादा सीटें हमसे मांगते हैं। खुर्रम उस्मान साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं फॉर्म 45 सिर्फ हमारे पास है, दूसरे साइड वाले क्लेम कर रहे हैं, तो दिखाएं, सामने लेकर आए, वो क्यों नहीं दिखाते? देखिए जी, हम तो फॉर्म 45 दिखा चुके हैं ऑलरेडी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें तीनों इस्लामाबाद के कैंडिडेट्स, क्योंकि इस्लामाबाद के इलेक्शन पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की गई, इस्लामाबाद की तीनों कैंडिडेट्स ने एक प्रेशर किया इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर और सबके पास अपने अपने फॉर्म 45 उठाए हुए थे और वो अवाम को दिखा भी रहे थे। अब बात ये फैसला अवाम ने तो नहीं करना। अब एक इलेक्शन हो चुका, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, जो रिटर्न कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स हैं, और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और उसके बाद ये जितने भी फोरम्स हैं, ट्राइब्यूनल है, कोर्ट्स हैं, ये वहां पे जाए ना, वहां पे फॉर्म 45 लगाए ना साथ। किसने रोका हुआ है इनको फॉर्म 45 लगाने से? जो डॉक्टर्ड फॉर्म 45 हैं इनके, और उसके बाद ये जाली फॉर्म 45 इनके ऊपर ये कई हलकों से वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि इन्होंने जाली फॉर्म बनाए हैं। ये खुर्रम उस्मान साहब, वैसे ये चीज सामने आ रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात उठी थी कि आपके कुछ लोगों ने जो फॉर्म शेयर किए हैं वो जाली हैं, वो किसी पे दस्तखत नहीं है, किसी पे स्टैंप नहीं है, तो ये तो इशू नहीं है। हाँ। देखिए, मेरी गुजारिश आपसे पारस ये है कि ये लेट्स से कि कह रहे हैं कि जहां से हम जीते हैं वहां पे जो है इलेक्शन ठीक हुए, तो अगर हम कहीं से जीते हैं और आप समझ रहे हैं कि वहां पे आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है, आप हमें चैलेंज करें, इसमें कोई एतराज तो नहीं है ना पारस? आप हमें चैलेंज कर सकते हैं, हम आपको चैलेंज कर सकते हैं। अब ये फैसला तो अदालतों ने करना है। अगर इलेक्शन कमीशन का ये रवैया होगा कि अगर उनके पास एक प्ली जाएगी, एक पिटीशन जाएगी और उसको रिजेक्ट कर देंगे और कहेंगे कि ट्राइब्यूनल में जाएं, तो ये नाइंसाफी है ना। ट्राइब्यूनल के अंदर तो लीगल रिकोर्स को ये लीगल प्रोसीजर इलेक्शन यही तो कहता है कि ट्राइब्यूनल में ही आपने जाना है और ट्राइब्यूनल के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। ये देखिए, फॉर्म 45 जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको दिखाने की क्या जरूरत है? आपको अदालत बुलाएगी, ट्राइब्यूनल बुलाएगा, हम लोग जाएंगे वहां पे, आप हमें पार्टी बनाएं, हम तो वहां पे जाके दिखाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, देखिए हमें इस बात में कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस चलना चाहिए। वो प्रोसेस जो है आपका फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए पारस। प्रोसेस ये नहीं होना चाहिए कि 2 साल 3 साल उसको खींचते रहें, उसको चलाते रहें। मैं आपको गारंटी करता हूं कासिम सूरी साहब की बात भूल चुके हैं, आपको पारस देता हूं कि अगर इन्होंने इंसाफ नहीं दिया, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। अवाम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, किसी भी हाल में अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी तक तो वर्कर्स आ रहे थे एहतजाजों पे ना, आप उस दिन से डरें जिस दिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो सड़कों पे आएगी और अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ मांगेगी, अपने वोट का रिजल्ट मांगेगी। हम तो सर, आपकी ये एहतजाज बात नहीं बनती तो ये एहतजाज कहां तक जा सकता है? क्या लाहे अमल आपका हो सकता है? कोई 27 तारीख को भी एहतजाज आपने अनाउंस किया हुआ है और उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं? देखिए, 27 तारीख को तो सूबे सिंध के अंदर GDA ने अनाउंस किया हुआ है, JUIF ने अनाउंस किया है, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया, जमात इस्लामी ने अनाउंस किया है। उसके साथ साथ देखते हैं ये एहतजाज बढ़ते जाएंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि रमजान का महीना आ जाएगा सब ठंडे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। हम अपने रोजों के अंदर करेंगे एहतजाज, जो हमारे इख्तियार है उसको हम हासिल करेंगे। लेकिन देखें, अफसोस इस बात का है पारस कि उससे नुकसान पाकिस्तान की इकॉनमी को होगा। यहाँ पे लोग प्रॉपर्टीज बेच के IMF को खत लिखने का फैसला है, तो अगर आपको ये एहसास है कि मईशत को नुकसान होगा, जिसपे आपके ऊपर काफी तनकीद भी हुई है सर, तो ये तो वैसे सोचने की बात है। मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर भी आते हैं। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा धामरा साहब, जो सवाल मैंने पहले किया था कि वो 1977 के बाद अब ये सूरत हाल देखने को आपको फर्स्ट टाइम फेस करना पड़ रही है ना, जो धांधली के हवाले से है, तो कैसे आपने डील करना है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पारस, पहली बात तो ये पीपल्स पार्टी क्यों फेस कर रही है, और ये पीपल्स पार्टी आज भी नहीं कर रही है, हम बिल्कुल क्लियर हैं। और इस इलेक्शन में देखें, एक तो 2018 की जो इलेक्शन थी RTS सिस्टम वाली, और उसमें हुकूमत भी बनी और उन्होंने अपने 3.5 साल भी पूरे किए, वो तो मामला ठीक थे।
मगर इशू ये है कि अभी खुर्रम शेख जमां साहब की भी कंप्लेन है कि शहरी इलाकों में उनसे अगर कोई गड़बड़ हुई है तो मेरे भाई आप बिलाखिर जाने कहाँ हैं? ये तमाम फैसले कहाँ होने? आईएमएफ के पास होने। आईएमएफ के पास आपने जो खत लिखा है, अभी लिखा आपने नहीं है। अदब इत्माद किया। अभी आपको डरा रहे हैं, ऐलान लगता है। नहीं, डरा नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूं कि ये फिर 9 मई की कोई रिहर्सल ना कर बैठे, ये गलती ना कर बैठे। अच्छा। हम तो इनको मशवरा दे रहे हैं जो मानते नहीं है ये। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी मुल्क के इदारों ने इंसाफ देना है। अब देखें, पीटीआई की सारी लीडरशिप बाहर आके बैठी हुई है, जिसमें खुद मेरे भाई खुर्रम शेख जमां साहब भी आपकी टीवी पे बैठे हैं। ये किस वजह से बैठे हैं? कि जमानतें हो रही हैं और बड़ी धड़ाधड़ जमानतें हो रही हैं। क्यों हो रही है ढामरा साहब? क्यों? कोई नरमी दिखा रही है रियासत? ये क्या वजह है? हवाओं का रुख भी नहीं थी जल्दी बदलता ना। नहीं, वो तो मैं उस पर इरिटेट नहीं हूँ, मुझे इतराज भी नहीं है। नहीं, मैं वजह पूछ रही हूँ, क्या कहीं कोई बात चल रही है कप्तान की? क्या वजह है जो ये सब बाहर अब आ गए हैं, सामने हैं, जमानतें मिल रही हैं? मैं वही बात कह रहा हूँ कि आपने इसी मुल्क के इदारों के पास गए थे ना जमानतों के लिए, और आपको जमानतें मिल रही हैं। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आप पीपल्स के खिलाफ चले जाएं अदालत में। अच्छा। आप ईसीपी में चले जाएं। अगर पीपल्स पार्टी की जीती हुई 55 सीटों में से आप उसमें उनको धांधली ज़िदा करार दे देते हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। हम अगली इलेक्शन का इंतजार करेंगे। ढामरा साहब, क्या आप ये समझते हैं, क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं और कहीं कोई धांधली नहीं हुई? पीपल्स पार्टी को कोई कंप्लेन नहीं है? मैं नहीं कह रहा ये पीपल्स पार्टी विक्टिम है इस इलेक्शन में। मैं खुद विक्टिम हूँ। हाँ। और उसका हल यह है कि मैं हैदर चौक हैदराबाद में बैठ के लाखों अफराद की जिंदगी को जहर बना दूं, या मैं कंसर्न जो इदारे हैं वहां पे चला जाऊं, मैं वहां बेगुनाही साबित करूं। ये होगा मामला कैसा? देखिए, एक पार्टी ने टोटल 55 सीटें उठाई हैं, और आप अगर कहेंगे कि सिर्फ पीपल्स पार्टी इस इल्जाम के जिद में आती है, तो पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम बजट नहीं प्राइम मिनिस्टर महोदय के लिए, हमारे पास नंबर्स भी। हमने कहा वो जो हुकूमत साजी की जादूगरी है ना, उस पर मैं आगे बात करती हूँ। धांधली का इशू लगता है अब जितने वक्त हुकूमत रहेगी ये तो चलेगा, लेकिन सर आप ये देखें, ढामरा साहब एक सेकंड, ये जितनी जमातें हैं ना, JUIF है, जमात इस्लामी है, PTI अकेली होती तो शायद आप उसे टैकल कर लेते। इनके पास स्ट्रीट पावर है। आज आपको पता है, बल्कि कल सिंध असेंबली में जमात इस्लामी ने, PTI ने, GDA ने, इनके अरकान ने हलफ नहीं उठाया। आप कैसे ऐवान को चलाएंगे बगैर ऑपोजिशन के? कैसे डील करेंगे जो कुछ असेंबली के बाहर हुआ? उठा लेंगे, आप फिक्र न करें, उठा लेंगे। नहीं, फिक्र नहीं, सवाल है मेरा, क्रैकडाउन जो हुआ उसका क्या जवाब है? जमहूरियत की तो आप बहुत बात करते हैं। मैं आपको इंश्योर करवा रहा हूँ कि उठा लेंगे हलफ। मैं तो ये बात कह रहा हूँ। दूसरी बात आपने JUI की है। JUI कह रही है कि हमारे मैंडेट पे डाका डला है। अब आप बताएं इस कौम को कि JUI की सीटें 2008 में सिंध असेंबली में थी? जवाब है नहीं। 2013 में थी? जवाब है नहीं। 2018 में थी? जवाब है नहीं। तो 2024 में भी नहीं है, तो क्या आसमान गिर गया? वो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट हमारे सूबे में, मतलब जो फजल रहमान का सूबा है वहां पे छीना गया। वहां पर ये दोस्तियां रख रहे हैं, वहां पर ये खुश हैं, गपियां डाल रहे हैं एक दूसरे को, और सिंध में ये दोनों मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। बस वो अपनी मर्जी के मुताबिक ही सियासत करेंगे ना, जहां पे उन्हें बेहतर लगेगा। मुझे ये बताएं, जो कुछ सिंध असेंबली के बाहर हुआ, ढामरा साहब, उसकी मजम्मत करते हैं आप? किसकी? जो कुछ सिंध असेंबली के बाहर हुआ उसकी मजम्मत करते हैं आप? 100% मुजम्मत करता हूं कि निगरान हुकूमत ने जो कुछ किया उसकी मैं मुजम्मत करता हूं। खवातीन पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, मगर ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि पूरे मुल्क की तरह सिंध में भी निगरान हुकूमत है, और ये सारा काम निगरान हुकूमत ने किया। मैं उन्हीं की बात कर रही थी। चीफ मिनिस्टर नहीं है तो मैं मुजम्मत करता हूं। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में की है। चलें, आज निगरान हुकूमत है, आगे आपकी हुकूमत होगी सिंध में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये इशू चलता रहेगा। एहतजाज को कैसे डील करेंगे? इनको आप कैसे मुतमईन करेंगे, या फिर ताकत से, डंडे से क्रैकडाउन करके ही इनको सेट करेंगे? क्या करना है आपने? हल क्या है? PTI का जो क्लेम है ना सिंध में एहतजाज का, वो पीपल्स पार्टी से नहीं है। 10% होगा, बाकी 90% किस दूसरी जमात से है। नंबर 1, GDA से मैं अगर आप बात करेंगी तो GDA की टोटल 17 निशस्तों पे लोग थे। उसमें जो GDA के लोग जीतते थे, मिसाल के तौर पर शिकारपुर के महर बरादरान थे, 2 सीटें थी GDA के प्लेटफॉर्म से, वो पीपल्स पार्टी में आ गए। घोटकी के महर बरादरान पीपल्स पार्टी में आ गए। कांगड़ से 2 निशस्तें डिलिमिटेशन में कम हो गई। पागारों के बेटे ने निशस्त जीत ली। कांगड़ से GDA ने निशस्त अपनी कामयाब कर ली।
JUI का यहाँ मैंडेट नहीं था, जमायत इस्लामी का मैंडेट नहीं था, PTI का कराची में था, हैदराबाद में भी नहीं था, वो उस पार्टी के खिलाफ एहतजाज करे। इसमें पीपुल्स पार्टी के खिलाफ कहां से एहतजाज आ गया भाई? धामरा साहब, ये PS64 जहां से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, यहाँ धांधली हुई है क्योंकि आप तीसरे नंबर पे रहे ना? बिल्कुल मुझे उसके खिलाफ कंप्लेन है और मैं गया हूं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, वहां पर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। मुझे बिल्कुल कंप्लेन है, मैं विक्टिम हूं। मैं कराची के अंदर पीपुल्स पार्टी विक्टिम रही है। हाँ, मंदो खैर साहब देखें हजारों बैलेट पेपर उठाए फिर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसके मुंह पे मारूं। हाँ, जब पता पड़ा कि वहाँ गड़बड़ हो रही है तो वो जरूर गए। बस जो जहाँ से हारता है तो देखिए कंप्लेन तो होती है, दुख साझा है आप सब लोगों का। अच्छा, एक दूसरी बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि सिंध में ये तीनों जमायतें जो मिलकर हमारे खिलाफ एहतजाज करती हैं, लास्ट 3 असेंबली का रिकॉर्ड देख लें कि ये कहाँ पे खड़ी थी। ठीक बात है, वो जब 2013 और 18 में भी लेकिन बलूचिस्तान और सिंध में एहतजाज नहीं हुआ था। मैं वही तो कह रही थी कि ये स्ट्रीट पावर है इनके पास, अकेली PTI होती तो शायद आप बर्दाश्त कर लेते। जी, पारस हमारी सिंध असेंबली में 30 सीटें थी 2018 के अंदर, इनको बता दीजिए अगर ये भूल गए तो। कहाँ से थी? आप गूगल कर लें, जब तक हम बात कर रहे हैं गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। मैं सिंध की बात कराची, कराची से आपके कराची से पीपुल्स पार्टी में आ गया, आपका जेकबाद का बंदा पीपुल्स पार्टी में आ गया। साहब वो कह रहे हैं इंटीरियर से नहीं थी, इंटीरियर सिंध से नहीं थी, तो फिर पीपुल्स पार्टी ने क्या कसूर किया भाई? खुर्रमशेर जमा का। देखें पारस, बात यह है कि देखें हमने जो इस वक्त क्लेम किया हुआ है, जो हम 19 सीटें कह रहे हैं और 2 सीटें हम हैदराबाद की कह रहे हैं, डेफिनेटली उसमें मेजॉरिटी 90% ये ठीक फरमा रहे हैं कि हमारा क्लेम ये है कि वो सीटें हमारी MQM को दे दी गई हैं। लेकिन NA 241 जो मेरी सीट है, मिर्जा अख्तियार बेग डिफेंस की सीट है, उनको वो ले गए, अल्लाह जाने किस तरह ले गए। इसी तरीके से पटेल साहब, मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूं। देखिए हम सर जवाब मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूं, मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूं। खुर्रम भाई मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ बहस नहीं करना चाह रहा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपसे ज्यादती हुई है उस सीट पे, आप जाएं मुतल्लिका इदारों से और वो सीट ले लें। आप पीपुल्स पार्टी की एक सीट कम पड़ जाएगी, तो नहीं कर हम यही कर रहे हैं। चलें ठीक, मैं जरा एक और चीज पे बात कर लूं। खुर्रमशेर जमान साहब, आपको पता है ये रोना लगा रहता है, 2018 में कोई और रो रहा था कि हमारा मैंडेट कराची का PTI को दे दिया, और 2024 में अब आप लोगों की तरफ से ये आवाजें उठ रही हैं कि हमारा मैंडेट जो है वो MQM को दे दिया। कराची के अंदर ये आवाज उठी थी ना, ठीक ये उठी थी। अब मैं कौन होता हूं? आप देखें ना, PS64 से भी तो आवाज उठ रही है धामरा साहब की कि मेरे साथ ज्यादती हो गई। एग्जैक्टली मैं मुतल्लिका फोरम पे सर एक और बात, मैं धरना नहीं दे रहा, मैं कफन पोश जुलूस नहीं मंगवा रहा। जिस तरह राशन सुमरों ने कल के असेंबली के इजलास में 10 लाख कफन पोश लोग मंगवाए थे, उन्होंने दावा किया था कि आएंगे। चलें, अब तीसरी बार लगातार हुकूमत मिल रही है तो आपका इतना ही एहतजाज बनता है ना, फिर अभी आप ही की हुकूमत है दोबारा सिंध में भी। अच्छा, तीसरी बार अगर PTI KPK से जीते तो जायज है, पीपुल्स पार्टी जीते तो हराम है। पांचवी बार अगर नून पंजाब से जीते तो हिलाल है और पीपुल्स पार्टी जीते तो हराम है। अब ये तो पैरामीटर अगर हमने निकाल दिया इलेक्शन में। अच्छा सर, अब एक और बात देखें अकील मलिक साहब, अब ये कुछ स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि सदर मुमलिकत जो है वो कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की सबरी पे दस्तखत नहीं करे। सदर मुमलिकत की तरफ से अभी तक खुद कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद वो इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ऐवान मुकम्मल नहीं है, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएं। तो आपके पास क्या इत्तला है? देखिए जी, समरी तो भेजी गई है, जो कुछ इत्तलात मेरे पास हैं, लेकिन सदर मुमलिकत जो हैं वो शायद बज़िद हैं इस बात पे कि सीट्स पूरी नहीं हैं और पता नहीं कहाँ से, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ना तो कोई एक भी कैंडिडेट अगर मुझे बता दें किसी भी PS से, PP से, PK से तादाद में आजाद उम्मीदवार PTI के हामी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए, तो वो पार्लिमानी पार्टी तो कहलाएगी। पारस, उसमें आर्टिकल 103 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें आपने देखना बड़े क्लैरिटी के साथ है। इलेक्शन एक्ट 2017 का जो है उसमें सेक्शन 104 है, उसमें आपने देखना है कि जो लिस्ट ऑफ रिजर्व सीट्स हैं, जो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम या खवातीन की जो सीट्स हैं, उन चीजों को देखना है। वो तकाजे तो पूरे किए नहीं जा रहे। वो एग्जांपल्स दे रहे हैं कि ऐसे प्रेसिडेंट्स पहले ऑलरेडी हैं। वो कहते हैं पार्टी का एक है, बाप पार्टी का, लेकिन एक नॉवल सिचुएशन है। MMA का भी है। नहीं सर, कल हामिद रजा साहब ने कोई 3 मिसालें यहाँ बैठ के कोर्ट की है कि जब उस वक्त में हो सकता है तो इलेक्शन कमीशन आप क्यों नहीं दे सकते। 2019 से बाप पार्टी की है, लेकिन उसमें भी क्योंकि वो फाटा मर्जर के तहत जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई
हुई थी, वो उस टाइम वो एक अनोमली है। ये इशू होना चाहिए वैसे आपके? मैं समझता हूँ कि देखिए जी, रिजर्व सीट्स हैं, अगर ज्वाइन कर लिया है उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो दे दे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो कानून के मुताबिक है, कानून को तो फॉलो किया जाना चाहिए ना। लेकिन वो अगर क्लेम करते हैं कि हमारी ये सीट्स हैं, लेकिन वो एक नॉमिनेशन पेपर फाइलिंग का टाइम होता है, वो टाइम गुजर चुका है, लिस्ट देने का टाइम होता है, लिस्ट का टाइम गुजर चुका है, तो उसके बाद अगर वो कहते हैं कानून से बालातर होकर हमें हमारा हिस्सा दिया जाए, ये मखसूस केस है ना, स्पेशल केस आप कह लें, जैसे कि आप फाटा की एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। इसमें पारस सुप्रीम कोर्ट अगर ये लोग जाते हैं, वो इंटरप्रिटेशन होगी, आईने पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन है, उसके आर्टिकल 103 की, उसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट है 104, उसकी इंटरप्रिटेशन है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये आईनी तशरीह इसकी बहुत जरूरी है। अगर सदर साहब नहीं बुलाते इजलास, तो फिर स्पीकर बुला लेगा। वो 91 टू आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 2 उस पर बड़ा क्लियर है आईने पाकिस्तान का, आर्टिकल 91 के शेक 2 जी, वो क्लियर है, वो स्पीकर साहब बुला सकते हैं। खुर्रम शेर-जमान साहब, अगर अभी तक तो सदर साहब की तरफ से इस हवाले से मौक़िफ़ सामने नहीं है, लेकिन अगर वो वाकई ऐसा करने जा रहे हैं तो ये आईनी होगा सर, या उनको बुला लेना चाहिए? ये स्पेकुलेशन। आप मुझसे सवाल कर जी खुर्रम शेर-जमान साहब, जी नहीं, देखें डेफिनेटली इस बात, देखें आप आरिफ अलवी साहब को, सदर साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। वो कभी भी कोई बात करेंगे तो पढ़े बगैर वो बात नहीं करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनके अगर सेक्रेटरी ने अगर उनको कुछ एडवाइस दे दी उस पर काम करेंगे। उन्होंने डेफिनेटली कानून पढ़ा और कानून पढ़ने के बाद जो है ये फैसला किया है। अब देखें, सवाल ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में 122 सियासी जमातों के इलेक्शन ठीक हुए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ का इलेक्शन जो था, पार्टी इलेक्शन खराब हुआ था। तो अगर टारगेट करना है तहरीक इंसाफ को, इतना ज्यादा टारगेट करना है कि जमीन में उनको गाड़ दें, खत्म कर दें, मार डालें, तो फिर आपकी मर्जी है। देखें, अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की 3 सियासी जमातें अपना नंबर पूरा कर रही हैं हुकूमत बनाने के लिए, वेरएज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो अलग खड़े हुए हैं। अगर आप कहते हैं कि हमारी 90 सीटें नहीं हैं, तो अगर आपके हिसाब से उसकी आधी 45 भी हैं, तो फिर भी देख लें आप कहां खड़े। आपको एमक्यूएम को भी जरूरत पड़ रही है। एमक्यूएम जो अपने आप को किंग मेकर समझती थी, आज उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि चोरी शुदा सीट देने के बावजूद भी वो जो है किंग मेकर बन सके, क्योंकि जाहिर है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल आपस में साथ बैठ गए। पारस, इसी इलेक्शन में आज से 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले बिलावल जरदारी साहब दोनों मिलकर जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे नवाज शरीफ के लिए, वो हम सब ने सुने थे अपने जलसों के अंदर। क्या क्या उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल की, कैसे एक दूसरे को, एक दूसरे की इलेक्शन से पहले की सियासत थी ना, लेकिन आज अपने मुफाद के लिए कैंपेन की सियासत और होती है, इलेक्शन के बाद और सियासत होती है। हाँ, वो तो बड़े अफसोस की बात है ना। अगर अपने जाती मुफाद के अगर इन्होंने फैसले लेने हैं और पाकिस्तान का मुफाद के रखना है, तो खुर्रम शेर-जमान साहब, लेकिन एक बात देखें, अगर स्पीकर कौमी असेंबली का इजलास नहीं बुलाते, चूंकि जाहिर है 21 दिन की डेडलाइन होती है ना, तो फिर स्पीकर बुला लेंगे, तो फिर क्या मिलेगा इस तरह सदर साहब को? क्या होगा फिर? सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेगा, जाहिर है उसमें चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, उसका नोटिस लेंगे। अगर कानून को रगड़ते हुए और आईन को फाड़ते हुए अगर आगे निकलना है और किसी बड़े छोटे का एहतराम नहीं करना है, तो पाकिस्तान कानून ही कह रहा है 21 दिन से लेट नहीं कर सकते, 21 दिन की डेडलाइन है। ढामरा साहब, आपका क्या ख्याल है? पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए ये सहूलत नहीं है। क्या ये ठीक है, क्या ये दुरुस्त है, या इनको मिल जानी चाहिए? और अगर सदर साहब नहीं बुलाते इजलास, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखें पहली बात तो ये है, अभी खुर्रम साहब फरमा रहे थे, जो सदर मुल्क पढ़ के और साइन करते हैं, तो उसका माजी करीब जो है वो देख लें कि किस तरह उनका स्टाफ उनसे कुछ साइने लेके चला जाता था। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि माजी में क्या कुछ कहते रहे हैं बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब, तो भाई आपको भी जिन्होंने यहूदी का सर्टिफिकेट, सियासत में ये बिल्कुल गलत बात थी, पीपल्स पार्टी इस बात में पड़ती नहीं है। और आपने भी जिसको पता नहीं किन किन लकाबात से नवाजा था ना, आज गले मिल रहे हैं आप। बिल्कुल, आजकल आप भी बड़े करीबी रिश्ता हुआ है आपका, तो वो होने दें, हमें एतराज नहीं है। मगर इस बात पे एतराज करने से पहले जरा यहूदी वाले अल्फाज और जो आप जिन लकाबात से मौलाना साहब को नवाजते थे, जरा उस पे शर्मिंदगी का इजहार कर ले एक बार को। बस ये अल्फाज इस्तेमाल किसी को भी नहीं करने चाहिए, और ये भी तो कहना कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, जहां तक आपने कहा ये कह रहे हैं कि धांधली, अरे भाई, एक सूबे में आप फुल फ्लेज हुकूमत बनाने जा रहे हैं, दूसरे सूबे पंजाब में आपकी इतनी बड़ी अपोजिशन है, नेशनल असेंबली में आपकी बड़ी अपोजिशन है, तो अगर ये प्री प्लान धांधली थी तो आपको कहीं नजर नहीं आने थे। और अगर सदर मुमलकत ये इजलास नहीं करवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो कहीं ना कहीं मुंशी का किरदार अदा कर रहे हैं, जो बड़ी ज्यादती होगी सदर मुमलकत की एक पोस्ट से, उस मनसब से बड़ी ज्यादती होगी कि अगर कोई शख्स किसी के मैसेज पे, एक कैदी के मैसेज पे अगर वो कौमी से
नहीं कॉल कर रहा है और वो पार्टी सोच रही है कि हम IMF के पास जाएंगे, तो मेरे ख्याल मतलब में आप कह रहे हैं कि एक कैदी के कहने के ऊपर वो ये कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये सवाल किया कि अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही हैं, सहूलत नहीं है, तो ये आप समझते हैं दुरुस्त हो रहा है? ऐसा करना नहीं चाहिए। नहीं, मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कि नहीं? देखिए पीपुल्स पार्टी की मेच्योरिटी से ये सीखे ना। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मेरे पास नंबर्स नहीं है नेशनल असेंबली में, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। आईनी ओहदे ले लिया आपने सारे। आजकल तो ये वजारतों के लिए भी लोग ये वफाकी काबीना में शामिल क्यों नहीं हुए आप? क्यों बन रहे हैं धामरा साहब, क्यों नहीं हुए? बन रहे तो सदर पाकिस्तान भी ना बने ना। आईनी ओहदा है, आईनी ओहदे क्यों? वफाकी काबीना, सवाल तो सुने, वफाकी काबीना में क्यों नहीं? क्या इसलिए जब आवाम के ऊपर सख्ती आएगी तो पीपल्स पार्टी अलग खड़ी हो जाएगी कि हम जवाब दे नहीं है? इस मुल्क को वो मुंशी बनने नहीं जा रहा है। अब जो शख्सियत ऐवान सदर में जा रही है, उन्होंने 73 के आइन को बहाल करके दिखाया है इस कौम को। चले, इसलिए इसमें आप इत्मीनान रखें कि अब जो बंदा जा रहा है वो शख्सियत जा रही है, वो मुंशी नहीं होगा। वैसे धामरा साहब, कभी कभी ना उलट भी हो जाता है। हो सकता है मुस्लिम लीग नून मईशत को अपने पांव पे खड़ा कर दे, क्रेडिट उनके पास चला जाएगा, आप आईनी ओहदे एंजॉय करते रहते हैं। क्या बिलावल सदर पाकिस्तान बनना था इन लोगों ने, इसकी वजह से गलत फैसले इन्होंने ले लिया। क्या बिलावल साहब ने बयान नहीं दिया कि पीटीआई इन्होंने सपोर्ट करके उनको वज़ीर आज़म बना दिया ताकि जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान बन जाए। आपने शेरजमान साहब, आप उनके साथ मिलकर हुकूमत बना लेते, आपके पास भी तो आए थे। बना लेते ना, बहुत शौक है सदर बनने का, बनाए, हम तो नहीं बना रहे थे। आखिरी सवाल, ठीक है सर, टाइम खत्म हो गया। अकील मलिक साहब, ये हुकूमत जो बनने जा रही है, ये अपनी मुद्दत रहेगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे और पाकिस्तान को दोबारा मईशत को बहाल करेंगे और पाकिस्तान साल तो दूर की बात है, 1 साल भी पूरा नहीं कर सकेंगे। ये खत लिखते रहे, आगे से जवाब आ गया। अभी तो सोचा है इन्होंने खत लिखने का, जवाब आ गया आगे से, हु आर यू, एब्सोल्युटली नॉट। तो आगे से जवाब ये आया है, तो इंशाल्लाह IMF जो है मिलके काम करेगी और हुकूमत के साथ वो काम करने के लिए तैयार है। और अकील मलिक साहब, खुरम शेरजमान साहब और आजिज धामरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारिस जहां को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।